हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ प्रीतीश गर्ग। आई एम श्योर आप सबने कल मोदी जी को प्रवासी भारतीय दिवस 2023 को इंदौर में इनॉग्रेट करते हुए टीवी में ज़रूर देखा होगा। आज हम प्रवासी भारतीय दिवस की चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि ये प्रवासी भारतीय दिवस है क्या। ये टॉपिक आपको यूपीएससी मेंस जीएस2 के पेपर के लिए और ऐसे राइटिंग में भी बहुत मददगार करेगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रवासी भारतीय दिवस 2023। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भारत सरकार की प्रवासी भारतीय दिवस की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें क्लियरली इसकी डेट लिखी हुई है जो 8 से 10 जनवरी 2023 तक है। प्लेस इंदौर मध्य प्रदेश। इसकी थीम लिखी हुई है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। और ये जो आप ये लोकेशन देख रहे हैं, ये रानी अहिल्याबाई का महल है। अब देखते हैं ये इवेंट न्यूज़ में क्यों था। क्योंकि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 9 जनवरी 2023 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंदौर में कल उद्घाटन हुआ था। इसमें 3,500 से भी ज़्यादा ग्लोबल इंडियन कम्युनिटी के लोग 70 अलग देशों के से पार्टिसिपेट किया। ये इवेंट ऑलमोस्ट 4 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो 2021 का था वो वर्चुअल था। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये प्रवासी भारतीय दिवस का लोगो है। अब समझते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस है क्या। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको एनआरआई डे भी कहते हैं, 9 जनवरी को हर 2 साल में मनाया जाता है टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन कम्युनिटी टू द एक्सपेंशन एंड द एडवांसमेंट ऑफ आवर नेशन। अब प्रश्न बनता है, ये 9 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। अब अगले प्रश्न बनता है कि प्रवासी भारतीय दिवस का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है। प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य है कि ये भारतीय समुदाय को जो विदेशों में रहता है, उसको भारत सरकार से जोड़ने का एक तरीका है। इससे ये फायदा भारत सरकार को होता है कि वो उनकी विशेषज्ञता और उनके अनुभव को साझा कर पाते हैं और उनकी दिक्कतों को समझ पाते हैं, और उन्होंने कुछ अचीवमेंट बड़ा हासिल किया हुआ है तो उनसे भारत का ग्लोबल पावर इंक्रीज होती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंच है जिसमें इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस और इन सब का एक्सचेंजेस टेक प्लेस होता है। अब प्रश्न बनता है, ये एनआरआई, ओसीआई एंड पीआईओ कौन है? नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई वो इंडियन सिटीजन्स है जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है और वो पढ़ाई या किसी काम के वजह से या बिजनेस के वजह से दूसरे देश में जाके रह रहे हैं। अगर वो एक फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज से ज़्यादा रह रहे हैं या 183 डेज के बराबर रह रहे हैं, तो उनको एनआरआई कंसिडर करा जाता है। फिर अगला कॉन्सेप्ट है हमारा पीआईओ, जिसका फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ वो इंडियन कम्युनिटी के लोग होते हैं जो खुद में तो या तो वो खुद इंडियन सिटीजन रहे होंगे या उनके पूर्वज कभी इंडियन नेशनल रहे होंगे, और आज के समय में वो व्यक्ति फॉरेन के देश में सिटीजनशिप ले रखी हो, तो उनको पीआईओ बोला जाता है। अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जिसको ओसीआई बोलते हैं। ओसीआई की सुविधा पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस 2006 में दी गई थी। ये सुविधा कुछ पीआईओ को ही दी जाती है जो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं, जिसके बारे में सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में उल्लेखित है। आई एम श्योर कि आप जानते हैं कि भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, जिसका मतलब आप एक ही समय पर भारत की सिटीजनशिप के साथ किसी और देश की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। इसी वजह से समय समय पर भारत के अनुभव हुआ था कि पीआईओस को कभी कभी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जब वह भारत आना चाहते थे तो कई बार वो भारत इसलिए नहीं आ पाते थे क्योंकि उनके पास सिटीजनशिप नहीं होती थी या उनके बच्चों के पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं हो पाती थी, जिसके वजह से उनको आने में बड़ी दिक्कत होती थी। इन कठिनाइयों की वजह से इन भारत सरकार ने
एक हाई लेवल की कमेटी बुलाई जो इंडियन डायस्पोरा की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। उस हाई लेवल कमेटी ने ओसीआई कार्ड होल्डर्स का कॉन्सेप्ट दिया जिससे एक अल्टरनेटिव बन सके डुअल सिटीजनशिप के लिए हमारे पीआईओस कम्युनिटी के लिए। इसके बाद क्या होता है, अगर पीआईओस के पास ओसीआई कार्ड होल्डर्स हो जाते हैं तो फिर वो कई सारे बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं। जैसे ओसीआई कार्ड होल्डर्स कैन विजिट इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। They can stay in India for any duration without registration। FRRO, FRRO का फुल फॉर्म है फॉरेन रजिस्ट्रेशन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इस चीज को आप तब समझ पाओगे जब पहले आप पीआईओ की जो सुविधाएं हैं वो आप समझे। पीआईओ कार्ड होल्डर्स do not need a visa if they visit India for up to 15 years from the issuance of the PIO card। जब पीआईओ के पास उनके कार्ड बन जाता है उसके उस समय से लेके 15 साल तक वो कभी भी इंडिया में विजिट कर सकते हैं। उसके लिए उनको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसके बाद उनको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है या उसको अप्रूवल रिन्यू कराना पड़ता है। दे कैन स्टे अप टू 180 डेज इन इंडिया विदाउट रजिस्ट्रेशन टू FRRO, दैट इज फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। और उनको 180 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर रहना है तो उनको FRRO को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उनको ईमेल करनी पड़ेगी कि मैं इस जगह पे हूँ या मेरी कोई चेंजेस हुए हैं या मेरे एड्रेस में कोई चेंजेस हुए हैं। दे कैन स्टडी फॉर द वर्क और फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विदाउट स्पेशल वीजा। दे हैव द सेम फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाइक एनआरआई। अब एनआरआई तो इंडियन सिटीजनशिप ही होते हैं जो फॉरेन में जाके काम कर रहे होते हैं, तो एनआरआई को सारे बेनिफिट्स मिले होते हैं। उनके पास इकोनॉमिक राइट्स भी होते हैं, फाइनेंशियल राइट्स भी होते हैं और पॉलिटिकल राइट्स भी होते हैं जो नॉर्मल सिटीजन को मिले होते हैं। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो भारत सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा समय समय पर इशू करती रहती है। तो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज एनआरआई को मिली हुई है। उसके बाद पीआईओस को एनआरआई कंपैरिजन में फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो मिले हुए हैं, लेकिन उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले हुए। जैसे पीआईओस यहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकते, वोट नहीं ले सकते, इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स वही मिले हुए हैं। ओसीआई कार्ड होल्डर्स को और बेनिफिट मिल जाते हैं कि वो कभी भी आ सकते हैं भारत में जब तक उनके पास कार्ड होता है, और वो दे कैन स्टे इन इंडिया फॉर एनी ड्यूरेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन टू FRRO। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन 2015 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, जिससे उन्होंने ये करा था कि वो पीआईओ और ओसीआई कैटेगरी को काफी हद तक एक साथ मर्ज कर दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ था, उनमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम हो गया है। जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स होगा, पीआईओ कार्ड होल्डर्स होगा, उनको डीम टू बी ओसीआई कार्ड होल्डर्स होना पड़ेगा, और जो ओसीआई के बेनिफिट्स है वो पीआईओ को मिलना शुरू हो चुके हैं। आइए अब प्रवासी भारतीय दिवस की हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। The decision to celebrate Pravasi Bharatiya Divas was taken in accordance with the recommendation of High Level Committee on the Indian Diaspora set up by the Government of India under the chairmanship of LM Singhvi Committee। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक हाई लेवल कमेटी बुलाई गई थी जो इंडियन डायस्पोरा की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, और उस कमेटी का नाम था LM Singhvi Committee। Then the Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee, received a report of the committee at the public function at Vigyan Bhavan in New Delhi on the 8th of January 2002 and announced Pravasi Bharatiya Divas on the 9th January 2002. The day was chosen to mark the return of the Mahatma Gandhi from South Africa to India in 1915। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद 2003 से लेके 2015 तक प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जा रहा था, लेकिन सिंस 2015 ये फॉर्मेट रिवाइज्ड हुआ और प्रवासी भारतीय कन्वेंशन हर 2 साल में बनाना शुरू कर दिया गया, 1 साल के बजाय। प्रवासी भारतीय दिवस ये स्पॉन्सर्ड बाय होता है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आती है, और इसको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी ऑर्गेनाइज करा स्पॉन्सर करती है।
9 जनवरी 2006 को द ओसीआई का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2015-16 से भारत को जानिए क्विज स्टार्ट कराई हुई है, जो सारी ओवरसीज जितनी भी एम्बेसीज है वहां पे होती है, जो ओपन है 3 कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट्स के लिए, पीआईओज के लिए, एनआरआईज के लिए एंड फॉरनर्स जो 18 से 35 साल के बीच के हैं। अभी जो 17वीं चल रही, 17वीं से पहले जो 16वीं हुई थी वो वर्चुअल सेटिंग पे हुई थी, और उसका थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, जो 2021 में हुई थी। और वो वर्चुअल इसलिए हुई थी क्योंकि वो पेंडेमिक की वजह से हम मीटिंग नहीं करा पाए थे। आइए अब कुछ प्रीवियस पीबीडीज को भी देख लेते। पहली जो प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में हुआ था न्यू दिल्ली में, 2004 में भी न्यू दिल्ली में, 2005 मुंबई में, 2006 हैदराबाद में, 2007 न्यू दिल्ली, फिर चेन्नई 10 वाली न्यू दिल्ली, 11वीं न्यू दिल्ली, 2012 में जयपुर, 2013 कोची एंड सो ऑन। और आप देख सकते हैं जो लास्ट 2021 में जो हुई थी वो 16वीं थी, जो वर्चुअल हुई थी। आइए अब समझ लेते प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के कुछ प्रोग्राम्स कैसे हो रहे हैं। 8 तारीख को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस था, ये चीज इंपॉर्टेंट है, 8 तारीख को यूथ है। इसकी जॉइंट इनॉग्रेशन हुई थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान, और गेस्ट ऑफ ऑनर्स मिस जेनेटा मैस्केरेनस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा कुछ कल्चरल और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स अकर हुए थे, जो फॉरेन सिटीजन्स जो आए हुए हैं उनको यहाँ पे मध्य प्रदेश और इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज दिखाई जा रही थी, और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उनको यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो प्रोग्राम चल रहा था। फिर 9 जनवरी को 17 प्रवासी भारतीय दिवस का इनॉग्रेशन हुआ। सबसे पहले थीम सॉन्ग गाया गया, फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिवराज सिंह चौहान जी, सूरीनाम के प्रेसिडेंट मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, रिपब्लिक ऑफ गुआना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, एंड हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेजेंस में इनॉग्रेशन हुआ। उसी दिन एक पोस्टल स्टैम्प को भी रिलीज किया गया जिसका टाइटल था सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। और फिर इस पीबीडी एग्जीबिशन का जो इनॉग्रेशन है उसकी एक थीम डिस्क्लोज करी गई जिसका था, शीर्षक था आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासियों का योगदान। और ये आप देख सकते हैं 5 रुपए का पोस्टल स्टैम्प जो इसी दिन रिलीज किया गया है। अब आप इस इवेंट के कुछ पिक्स को, फोटोज को देखिए। इस फोटो में सबके सब लोग स्टैम्प को हाथ में लिए हुए हैं जो ये रिलीज हुआ है। स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर को मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के, और डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ गुयाना के। इसी दिन प्राइम मिनिस्टर जी ने ऑब्जर्व किया था कि जितने भी जो इंडियन मूल के जो निवासी है जो बाहर विदेशों में रह रहे हैं वो हमारे देश के लिए एक गौरव के लिए चिन्ह है। और नरेंद्र मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बोला, फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में बोला, और ये जितने भी इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं उनको नेशनल एम्बेसडर्स बोला गया। और उन्होंने कहा यू आर द राष्ट्रदूत नेशनल एम्बेसडर्स ऑफ इंडियाज हेरिटेज, ऑफ मेक इन इंडिया, ऑफ योगा एंड आयुर्वेद, ऑफ इंडिया कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट। फिर उन्होंने इंदौर सिटी की तारीफ करी और उन्होंने इंदौर की क्लीनिनेस के ऊपर बात बोला। आप ये देख सकते हैं जो उन्होंने टाइटल बोला, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ मेक इन इंडिया, you are the brand ambassadors of yoga and ayurved, you are the brand ambassadors of India's cottage industries and handicraft, at the same time you are the brand ambassadors of Indian millets। और मिलेट्स इस साल यूएन ने भी अप्रूव कर दिया कि सन 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होगा।
जो प्रवासी भारतीय कन्वेंशन है उसके 5 थीमेटिक प्लेनरी सेशंस हैं। पहला जो था है उसका नाम है रोल ऑफ डायस्पोरा यूथ इन इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। ये जो टॉपिक्स है ये ऐसे राइटिंग में और आंसर राइटिंग में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन प्रमोटिंग इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम इन अमृत काल विजन एंड एट द रेट 2047। फिर है लेवरेजिंग द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया गुडविल थ्रू क्राफ्ट cuisine and creativity, enabling global mobility of Indian workforce, role of Indian diaspora, harnessing the potential of diaspora entrepreneurs towards an inclusive approach to nation buildings। अब आखिरी दिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड होता है। ये एक हाईएस्ट ऑनर अवार्ड होता है जो एक एनआरआई या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को मिल सकता है, या एक फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैब्लिश बाय इन लोगों के द्वारा हो। The award is commemorate the contribution of Indian diaspora to create a better understanding of India abroad, support India's causes and work for the welfare of local Indian community। लास्ट ईयर 30 रेसिपिएंट्स को मिला था, इस साल 27 रेसिपिएंट्स को ये अवार्ड मिला है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा आप समझ लीजिए। वर्ल्ड में इस समय अराउंड 32 मिलियन एनआरआईज एंड पीआईओज हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, और वो आज के टाइम पे एक डोमिनेटिंग पोजीशंस में रहे हैं या काफी रिच कम्युनिटी हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में, जैसे ऋषि सुनक जो पीएम है ऑफ यूके के, मोहम्मद इरफान अली प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना, एंटोनियो लुइस सेंटोस डा कोस्टा जो पीएम है पोर्चुगल के, मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो प्रेसिडेंट ऑफ सुरीनाम के, कमला हैरिस यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है, सुंदर पिचाई सीईओ ऑफ अल्फाबेट जो गूगल की मेन कंपनी है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस क्या है? एक तो टूरिज्म बढ़ेगा, जहां जैसे इंदौर में इवेंट हो रहा है, तो इंदौर में जितनी भी वर्ल्ड में सब लोग आ रहे हैं, इंदौर का नाम हो रहा है, वहां पे लोग आएंगे तो वहां का टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को जॉब मिलेगी, पैसा होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी एंड एक्सेट्रा। डिप्लोमेसी के बहुत बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि जो इंडियन ओरिजिन के पीपल है जो बाहर रह रहे हैं वो आज एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पावर्स हो चुके हैं या इकोनॉमिकल पावर्स है, तो उनके साथ अगर वो एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करते हैं और वो एक भारत की डिप्लोमेसी को एक पार्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काफी लोग साइंटिस्ट है या कोई बड़े बड़े आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत आइडिया है, और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया को दे सकते हैं आने वाले टाइम पे, और जो हमें और प्रॉस्परस करने में मदद करेगी। पब्लिक रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, क्योंकि जब आप मिलते हो वहाँ के लोग इंडिया के बारे में एक अच्छी फीलिंग होती है, लोग ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं और आपके एक पब्लिक रिलेशंस अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। प्रेशर कुक के बारे में बता ही चुका हूँ। सॉफ्ट पावर इंक्रीज होती है, ये एक सॉफ्ट पावर है क्योंकि अलग अलग पोजिशंस पे लोग हैं। हमारी ग्लोबल वर्कफोर्स क्रिएट हो जाती है, जो यहाँ पे लोग बाहर काम करने जा रहे हैं वहां से ट्रेंड होके वापस इंडिया में आते हैं, और वो हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो मददगार होते हैं, और ये हमारी इकोनॉमी को और पावरफुल करते हैं। थैंक्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें लाइक कीजिएगा। आपका यही सपोर्ट हमें और ऐसी वीडियोस बनाने में हेल्पफुल होगा। थैंक यू।